कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त फाइट के साथ। सेस्तो अपने दुश्मन फाइनल बॉस के साथ आखिरी जंग लड़ रहा होता है। लंबी और थका देने वाली फाइट के बाद एक जोर का धमाका होता है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। और जब सेस्तो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को रियल दुनिया में पाता है। उसका दिमाग अभी भी सपनों की दुनिया में उलझा होता है। तभी उसकी बचपन की दोस्त यू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। यू हंसकर कहती कि तुम्हारे बाल तो कितने लंबे हो गए। सेस्तो, तुम तो बिल्कुल उदास और बोर लगते हो। वो मजाक करते हुए कहती कि मैं तुम्हारे बाल काट देती हूँ। लेकिन सेस्तो थोड़ा चिंता करता है कि लोग उन दोनों को लेकर कहीं गलत बातें ना करें। पर यू को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेस्तो मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, काट दो। लेकिन उसके दिल में अब भी दूसरी दुनिया के बारे में सोच चल रही होती है। क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा? क्या वहाँ पर लोग अब भी उसे याद करते होंगे? तभी अचानक आसमान का रंग बदल जाता है, गहरी बादल छा जाती है और उनके पैरों के नीचे से एक चमत्कार मैजिक सर्कल बन जाता है। यू डर जाती है, लेकिन सेस्तो को एक जाना पहचाना सा एहसास होता है। फिर एक तेज रोशनी होती है और सब कुछ अंधेरा। जब वो अपनी आंखों को खोलते तो वो एक अलग ही दुनिया में होते हैं। सारे स्टूडेंट्स इधर उधर देखकर बहुत ही हैरान होते कि हम कहाँ पर आ गए। सेस्तो समझ जाता है कि वो वापस से उसी पुरानी दुनिया में आ गया है जहाँ पर उसने कभी बहुत ही लड़ाई लड़ी थी। तभी एक जोर की आवाज होती है, कुछ डीमोनाइट्स उनके सामने आ जाते हैं। सेस्तो को महसूस होता है कि इन डीमन के शरीर से एक अजीब सी श्रापित एनर्जी निकल रही है, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। जैसे डीमन उनके पास पहुँचते हैं वो गुस्से में चार्ज करते हैं। सारे स्टूडेंट्स घबरा कर भाग जाते हैं, लेकिन वो डीमन सिर्फ सेस्तो को ही निशाना बना रहे होते हैं। तभी अचानक यू सेस्तो पर कूदकर उसकी रक्षा करती है। एक डीमन उन दोनों पर वार करने वाला होता है, लेकिन सेस्तो सिर्फ एक ही उंगली हिलाता है और वो भयानक डीमन दूर जाकर गिर जाता है। यू ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन सेस्तो उसका हाथ पकड़कर कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बड़ी सी सेना एक सिपाही डीमन से लड़ रही है। हर तरफ तलवारों की चमक, आग के गोलों की बरसात और चीखों की आवाजें गूंज रही होती है। सिपाही कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डीमन के सामने कमजोर पड़ रहे होते हैं। तभी एक एमए स्क्वाड आती है जो कि आग के जादू का यूज करके डीमन को जलाकर खत्म कर देती है। सेस्तो सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि उसे तो याद था कि डीमंस के खिलाफ ये जंग तो 5 साल पहले की खत्म हो गई थी। तभी एक लड़की एल्गा राइस आकर कहती ये जगह बहुत ही खतरनाक है, सब लोग जल्दी से सुरक्षित जगह पर चले जाओ। सेस्तो उसकी शक्ल देखकर उसे तुरंत पहचान लेता है। फिर अलका नाम की एक पावरफुल मैजिशियन लड़की वहाँ पर आती है और उसके साथ होता है रॉयल गार्ड ग्लेन। ग्लेन अपनी तलवार से एक बड़ा डीमन को काट देता है और अलका अपनी आंखों से जादू करके आसमान से खाटून की बारिश कर देती है जो कि डीमंस पर गिरती है। यू इन दोनों की ताकत को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। सेस्तो उसका हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। सब स्टूडेंट्स भागते भागते शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात होती है राजा से, जो कि उन सभी को हीरोज कहकर बुलाता है। राजा बताता है कि डीमंस एक बार फिर से उनकी दुनिया पर हमला कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि 5 साल पहले हुआ था, लेकिन तब एक दूसरी दुनिया से हीरो ने उन्हें बचाया था। और अब प्रिंसेस कहती कि शायद से किस्मत ने फिर से नए हीरोज भेजे हैं जो कि इस दुनिया को बचाएंगे। प्रिंसेस उनसे मदद मांगती है, लेकिन स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लड़ना नहीं आता। उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई थी और ना कभी जंग देखी थी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए सब मिलकर मदद करने के लिए हाँ बोल देते हैं। प्रिंसेस खुश होकर उनका शुक्रिया अदा करती है और सब स्टूडेंट्स अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं, जहाँ उनके मन में एक नए सवाल होते हैं, क्या वो इस दुनिया को बचा पाएंगे? सच में ऐसा लगता है। नेक्स्ट डे सब स्टूडेंट्स अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं ग्लेन और अलका के साथ। अलका उन्हें सिखाती है मैजिक कैसे यूज करते हैं। उसने बताया कि मैजिक चलाने के लिए तुम्हारे माइंड में एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर इमेज होना बहुत ही जरूरी है, बिना इमेजिनेशन के मैजिक काम नहीं करेगा। सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं। यू भी बहुत ही ट्राई करती है और सरप्राइजिंगली उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होता है। सेस्तो उसे देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और उसे लगता है कि यू के अंदर हिडन टैलेंट है। सेस्तो थोड़ा सा वॉक करने के लिए निकलता है, तभी एल्का उसके सामने आ जाती है और वो गुस्से में बोलती है तुम अपनी ट्रेनिंग को स्किप कर रहे हो क्या? तुम्हारे जैसे इनरिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से ही प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन सेस्तो बिल्कुल चिल रहता है, उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एल्का फिर बोलती है तुम्हारी हरकत बिल्कुल उस हीरो की जैसी है जो कि पिछले 5 साल पहले था यहाँ पर, सेल्फिश और ईगो वाला। वो उसे वॉर्न करती कि ये वर्ल्ड डेंजरस है, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो वरना प्रॉब्लम होगी। पर सेस्तो मुस्कुराकर बोलता है कि तुम मुझे फोर्स करके दिखा दो। एल्का इरिटेट हो जाती है और उस पर चार्ज करती है, लेकिन सेस्तो तो बहुत ही एक्सपर्ट होता है। एक ब्लिंक के अंदर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके हेड पर हल्की सी टैप कर देता है। एल्का बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और उसे तुरंत रियलाइज होता है कि ये तो वही टेक्निक है हीरो वाली। उसकी आंखों में साइन आ जाता है। वो ग्राउंड पर झुक जाती है और बोलती है वेलकम बैक मास्टर। सेस्तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि अब कितनी देर यहाँ पर
पर झुकी रहोगी। एल्का को याद आता है कि वो उसकी चेयर थी और नेक्स्ट मोमेंट सेस्तु उसके ऊपर बैठ जाता है। सेस्तु थोड़ा सा टीज करता है, तुम तो पहले से बहुत ही वॉरिड लग रही हो, लगता है कि अब दर्द में भी मजा आने लगा है तुम्हें। एल्का ब्लश करती है और कहती है पर आपका फेस अलग क्यों लग रहा है। सेस्तु कैजुअली बोलता है कि अब मैं नए बॉडी में हूँ। तभी ग्लेन वहाँ पर आ जाता है और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ दोनों को देखता है। एल्का उसे बोलती है रिलैक्स, सेस्तु वापस आ गया है। ग्लेन बहुत ही शौक हो जाता है, पर जब वो एल्का को उस पोजीशन में देखता है तो कंफर्म हो जाता है कि सच में ये सेस्तु ही है। तीनों तुरंत थिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन थिया ऑलरेडी महसूस कर लेती है कि सेस्तु की ये मैजिक पावर है। वो मुस्कुराकर बोलती है तुम वापस आ गए सेस्तु। ग्लेन सॉरी बोलता है, मुझे मैजिक सेंस करने में प्रॉब्लम होती है। एल्का प्रिटेंड करती है, मुझे तो पहले से ही पता था कि यही है। सेस्तु अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत ही खुश होता है और वो सोचता है कि कितना अच्छा है कि सब अभी जिंदा है, वरना उसके डिसअपियर होने के बाद कुछ भी हो सकता था। सब लोग उससे पूछते कि तुम कहाँ पर चले गए थे। सेस्तु सोचता है लास्ट बैटल के वक्त पर जब मैं टोमा से फाइट कर रहा था, मैं उसको फाइनल बो देने वाला था, पर उसने भी मैजिक को कट कर दिया, लेकिन मेरी एक पावरफुल अटैक से ब्लास्ट हो गया। फिर उसके बाद एक और नई वर्ल्ड में आग खोलता है और उसकी मेमोरीज और मैजिक बिल्कुल सेफ थी और अब वो अचानक से फिर से इस जगह पर बुला लिया गया। थिया सॉफ्टली बोलती कि शायद से डेस्टिनी ने तुम्हें फिर से एक बार और बुला लिया, लेकिन सेस्तु के मन में एक डाउट होता है, कहीं ये सब टोमा का प्लान तो नहीं है, क्योंकि वो डीमंस जो आए थे उनमें कस्ट मैजिक का साइन था। उसके फ्रेंड्स बोलते कि टोमा भी उस बैटल के बाद गायब हो गया था, तुमने उन दोनों को ढूंढा था पर कुछ भी नहीं मिला। सेस्तु के दिमाग में बहुत ही सारे नए सवाल उठने लगते हैं, क्या नए वॉर के पीछे कहीं वो टोमा तो नहीं है। तभी एक गार्ड आता है जो कि ग्लेन को बुलाता है और साइन से मिलने के लिए। ग्लेन तुरंत निकल पड़ता है। एल्का हंसकर कहती कि ये काम तो मेरा था, पर सेस्तु मुस्कुराकर कहता है अगर मैं होता तो मैं दुनिया घूम रहा होता। तीनों मिलकर उसके सुकून भरे सारे सीन का मजा लेते हैं जो सेस्तु के कारण पॉसिबल हो पाया, लेकिन सेस्तु के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, टोमा आखिर क्या कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है किंग के कोर्ट में। किंग गुस्से में डिक्लेयर करता है कि अब डीमंस के खिलाफ युद्ध होगा। ग्लेन उसे रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है कि अभी तक हमारी इमेजिनरी का मैसेज नहीं आया, लेकिन प्रिंसेस बोल पड़ती है कि ये वॉर तो डीमंस ने ही शुरू किया था बिना किसी वजह के, और जब नए हीरोज इसी वक्त आए हैं तो ये सब किस्मत है, जस्टिस हमारी साइड है। ग्लेन चुप हो जाता है और उसे कुछ जवाब नहीं मिलता। किंग गुस्से में कहता है सेस्तु की बात सुनकर जो पिछले 5 साल तक डीमन के साथ शांति बनाई थी वो गलत डिसीजन था। दूसरे सीन में हम यू को देखते हैं जो कि मैजिक का प्रैक्टिस कर रही होती है। आखिरकार उसे विंड मैजिक मिल जाता है। सेस्तु उसकी तारीफ करता है, लेकिन यू कहती है कि उसे मैजिक अपने लोगों के अगेंस्ट यूज करने का आइडिया पसंद नहीं, लेकिन वो कसम खाती कि ये सिर्फ उसकी रक्षा के लिए यूज करेगी। सेस्तु उसकी बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद सेस्तु अपने साथियों से मिलता है और वो उसे बताते कि किंग ने ऑफिशियली डिक्लेरेशन कर दिया है, लेकिन सलाइन ने थोड़ा टाइम खरीद लिया। उसने किंग को समझा दिया कि नए हीरोज को अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सुन के सेस्तु ने डिसाइड किया कि मैं खुद जाऊंगा और इसे जंग को रोकूंगा। उसके दोस्तों ने उसके साथ चलने की जिद की, लेकिन सेस्तु ने मना कर दिया, तुम लोग यहीं पर आओ, मुझे तुम जैसों की जरूरत है जो कि पीछे संभाल सके, क्योंकि टोमा इस सब के पीछे हो सकता है। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे अपना पूरा इक्विपमेंट प्लेस के स्टोर रूम से चाहिए। विया एक इनविजिबिलिटी स्पेल लगाता है और चुपके से अंदर घुस जाता है, लेकिन अलका बिना सोचे समझे चार्ज मार देती है, जैसे उनके पुराने दिनों में होता था। अलका एक गार्ड को पीट देती है और ग्लेन कहता है कि हमें कोई और सेफ तरीका ढूंढना चाहिए था। वो गार्ड को एक बॉक्स में डालते हैं और स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां सेस्तु को अपनी पुरानी तलवार मिल जाती है। पर तभी गार्ड्स को शक हो जाता है और अलर्ट अनाउंस कर देते हैं। अलका माफी मांगती है और ग्लेन कहता है कि वो टाइम बाय करेगा। फिर जब फिया बोलती है कि अलका को सेस्तु के साथ भेज दो क्योंकि वो यहाँ पर कुछ काम का नहीं, सेस्तु अलका को खींच कर लेकर जाता है और किसी तरह से शहर के एज तक पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर यू आ जाती है। कहाँ जा रहे हो? वो पूछती है। सेस्तु उसे सच बोलता है, मैं इस दुनिया में दूसरी बार बुलाया गया हूँ और मैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। यू भी उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन सेस्तु कहता है ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन यू नहीं मानती। तब सेस्तु कहता है मैं ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। यू उससे कहती है कि आंखें बंद करो। सेस्तु आंखें बंद करता है और यू अपनी मैजिक से उसके बालों को काट देती है। विंड और फायर मैजिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सेस्तु इम्प्रेस्ड हो जाता है और यू कसम खाती है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगी सिर्फ उसकी रक्षा के लिए। सेस्तु उसके माथे पर हल्के से फिंगर से फ्लिक कर देता है। यू हैरान होती है ये क्या था। सेस्तु हंस कर कहता है अगले मिलने तक अगर तुम इसे डॉज कर पाई तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरी टेस्ट को पास कर ली। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक के सीन से शुरू होती है, जहाँ पर सेस्तु अपने सफर पर निकल चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है एक पुरानी ज्वेलरी की शॉप पर, जहाँ एक बूढ़े आदमी अपने कस्टमर से झगड़ा कर रहा होता है। ये आदमी पूरे किंगडम का सबसे बेहतरीन ज्वेलरी वाला होता है, लेकिन वो अपनी ज्वेलरी एक ऐसे जवान लड़के को बेचने से मना कर देता है जो कि ज्वेलरी की असली कीमत को समझ नहीं सकता है। उस ज्वेलर के लिए पैसा सब कुछ नहीं था, उसकी अपनी एक शान, एक गर्व था एक कारीगर होने का। लेकिन उसका कस्टमर बार बार
पर एक ब्रोच की कीमत पूछता है, पर बूढ़े आदमी का कहना था कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, उसके लिए तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ा था। तभी उसकी पोती रुई वहाँ पर आकर पूछती कि क्या हो रहा है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उनका वक्त बर्बाद किया जा रहा है। तभी पता चलता है कि जो लड़का वो ब्रोच खरीदने के लिए आया होता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा सेस्तु ही था, पास्ट के समय का। सेस्तु एक बड़ी सी गोल्ड कॉइन से भरी बोरी लेकर आता है। इतनी ज्यादा गोल्ड देखकर बूढ़े आदमी की सोच तुरंत बदल जाती है और वो ब्रोच खरीदने के लिए मान जाता है। सेस्तु के जाने के बाद रुई अपना दादाजी से पूछती है कि क्या उनका गर्व सिर्फ बात बनाने के लिए था। तब उसका दादा उसे एक सीख देता है कि गर्व अपनी जगह पर है, लेकिन इस दुनिया में सब चीज की एक कीमत होती है। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है और उसकी फ्यूनरल के बाद रुई अपने दादा के लास्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए निकलती है। रात के समय पर वो अपनी गाड़ी के साथ एक लंबी यात्रा पर होती है, लेकिन अचानक से घोड़ा रुक जाता है। उसके सामने एक बड़ा सा जंगली सुअर आ जाता है जो कि उस पर हमला कर देता है। रुई नीचे गिर जाती है। वो परेशान होती है कि कहीं उसका ब्रोच तो नहीं टूट गया, लेकिन देखकर सुकून मिलता है कि ब्रोच बिल्कुल ठीक है। वो उसे दोबारा से अपने बैग में रख देती है, पर प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। वो जंगली सुअर उसे वहीं पर होता है अभी भी। रुई उसे खाने तक ऑफर करती है, सोने के सिक्के तक देने की कोशिश करती है, पर सुअर हिलता भी नहीं। तभी अचानक सेस्तु वहाँ पर आ जाता है जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है। वो उस सुअर से रुई की जान बचाता है और पूछते कि क्या वो ठीक है। रुई उसे तुरंत कहती कि मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगी, लेकिन सेस्तु कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो बस मदद करके ही खुश है। पर रुई को तो उसके दादा ने सीख दिया था कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, लेकिन सेस्तु उससे कहता है कि हर बात पैसों पर नहीं होती। ये बातें सुनकर रुई को एक पुराने हीरो की याद आ जाती है। सेस्तु उससे पूछते कि तुम बिना गार्ड के अकेले इतना महंगा सामान लेकर कैसे सफर कर रही हो। रुई बताती है कि जल्दी के चक्कर में उसे गार्ड नहीं मिल पाया। सेस्तु उसे समझाता है कि पैसा भी बेकार है अगर तुम खुद की जान खो दोगी, और उसे गुड लक विश करता है। तभी रुई सेस्तु से कहती है क्या तुम मेरे गार्ड बनोगे, पर सेस्तु कहता है कि वो अपने मिशन में बिजी है। लेकिन रुई उसे हिम्मत करती है कि कम से कम उसे पोर्ट तक छोड़ दे, क्योंकि उसे ये पैकेज डिलीवर करना ही है। आखिरकार सेस्तु मान जाता है और दोनों साथ में पोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वो उसके घोड़े पर बैठ कर जाते हैं। रुई थोड़ी उदास होती है क्योंकि उसे अपना दूसरा सामान छोड़ना पड़ा। उसके मन में सिर्फ पैसा ही चल रहा होता है जो कि वो सब कुछ खो रही थी। रास्ते में सेस्तु उसके पैकेज के बारे में पूछता है, पर रुई उसे मना कर देती है। कहती है कि ये चीज बहुत ही कीमती है और उसे किसी को नहीं दिखाएगी, चाहे वो उसका गार्ड ही क्यों ना हो। आखिरकार वो लोग पोर्ट टाउन पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सेस्तु बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये कितना बदल गया है ये शहर। रुई बताती है कि पिछले 5 साल से ये बिजनेस बूम कर रहा है, तब से ये युद्ध खत्म हुआ है। रुई कहती है कि उसने एक शिप हायर की थी जो कि उसे डिमोनिक कॉन्टिनेंट तक ले जाएगी, पर जब डॉक पहुंचती है तो पता चलता है कि उसका शिप तो कैंसिल हो चुका है और अब कोई भी शिप डिमोनिक कॉन्टिनेंट के लिए नहीं जाएगी। अभी के लिए सब कुछ होल्ड पर है। युद्ध के बावजूद रुई हार मानने को तैयार नहीं होती। उसका इरादा मजबूत होता है। वो हर शिप के पास जाकर पूछती है, लेकिन सब लोग उसे पागल समझने लगते हैं क्योंकि इस समय कोई भी डिमोनिक कॉन्टिनेंट की तरफ सफर करने के लिए तैयार नहीं होता है। सेस्तु दूर से खड़ा उसकी लगन को देखता रहता है और वो सोचता है कि इस लड़की की मदद करनी चाहिए। तभी अचानक से कुछ नाइट्स आकर वहाँ पर बोलते हैं कि पोर्ट का इंस्पेक्शन चल रहा है और उससे उसका आईडी पूछते हैं। रुई अपने पेपर्स दिखाती है, लेकिन नाइट उसे नीचे दिखाते हैं क्योंकि वो एक मर्चेंट है और उनका मानना है कि मर्चेंट सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही जीते हैं। फिर वो उसके बैग को चेक करना चाहते हैं, पर रुई मना कर देती है। उन्हें शक होता है और उसका बैग जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं। तभी सेस्तु बीच में आ जाता है और खुद को उसका गार्ड बताता है। वो उनसे पूछते हैं क्या उनके पास प्रॉपर परमिट है सर्च करने का, पर नाइट्स गुस्से में कहते हैं कि अपने काम से काम रखे वरना पछताएगा। लेकिन सेस्तु भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो उन्हें लड़ने के लिए टोंट करता है। धीरे धीरे आसपास के लोग वहाँ पर जमा होने लगते हैं, तो नाइट को लगता है कि अभी के लिए उन्हें पीछे हट जाना चाहिए और चले जाते हैं। रुई खुशी से सेस्तु पर जंप कर देती है और वो पूछती है कितना देना होगा उसकी मदद के लिए, लेकिन सेस्तु कहता है कि उसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। इसके बदले में रुई उसे खाने पर ले जाती है, जहाँ सेस्तु उसकी तारीफ करता है कि उसने इतनी बड़ी सिचुएशन में भी अपना पेशेंस नहीं खोया। रुई सोचती है कि सेस्तु को परमिट के रूल्स कैसे पता थे। तब पता चलता है कि सेस्तु ने ग्लेन से ये सब सीखा है। सेस्तु उससे पूछते कि बिना शिप के वो क्या करेगी। रुई कहती कि वो टाउन में एक और शिप ढूंढेगी या फिर जरूरत पड़ी तो खुद की शिप ले लेगी। ये सुनकर सेस्तु मुस्कुराता है और कहता है कि ये तो पागलपन होगा। फिर वो बताता है कि वो खुद डिमोनिक कॉन्टिनेंट जा रहा है और अगर रुई मान जाए तो उसे भी लेकर जाएगा, लेकिन उसे आराम करना होगा। अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। रुई इस बात से राजी हो जाती है और दोनों एक इनके रूम में आ जाते हैं। सेस्तु उससे कहता है कि अब उसकी बारी है बात लेने की। रुई उसे अपने पैकेज का ख्याल रखने के लिए कहती है जब तक वो नहा कर आए। सेस्तु थोड़ा हैरान होता है, पर रुई कहती है कि उस पर भरोसा करती है और ब्रोच दिखाती है जो कि उसके बैग में था। सेस्तु इसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तब रुई समझाती कि ये ब्रोच उसके दादा की आखिरी काम था। ये ब्रोच उनकी सबसे प्यारी और बेहतरीन क्रिएशन थी। कभी एक दिन कोई आदमी इसे रिपेयर करवाने के लिए आया था और दादा ने अपनी पूरी कोशिश की थी इसे ठीक करने की, लेकिन तब तक उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी और खुद इसे डिलीवर नहीं कर पाए। अपनी मौत के दिन दादा ने रुई को एक सीख दी कि पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसा उन चीजों की हिफाजत करता है जो कि
कि हमारे लिए सच में इम्पोर्टेंट होती है, और अपनी हर चीज के लिए उसे कुर्बान कर देना ही असली गर्व होता है, वही उसकी प्राइड है। रूही अपने दादा का आखिरी काम पूरा करने का वादा करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ओबरोच सेस्तु को देखकर बात लेने के लिए चली जाती है। जाते जाते मजाक में बोलते हैं कि उसका पैसा चुराना मत, लेकिन मन ही मन खुश होती कि उसे सेस्तु जैसा इंसान मिला और वो अपने दादा के अंतिम काम पूरा करने के करीब है। सेस्तु ब्रोच को ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि उस पर जो प्रोटेक्शन मैजिक उसने लगाया था वो टूट चुका है। इस बात से वो चिंतित हो जाता है क्योंकि जिसको उसने कभी दिया था वो अब सुरक्षित नहीं है। रात के वक्त जब दोनों सो रहे होते हैं तभी वही नाइट्स उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो उन्हें एक्यूज करते हैं कि ये दोनों डीमन स्पाई हैं। नाइट्स धीरे धीरे उनके रूम के पास आ जाते हैं पर सेस्तु को उनकी हट मिल जाती है। जैसे ही नाइट्स रूम में घुसने वाले होते हैं रूही घबरा जाती है। फिर बिना वक्त गवाए सेस्तु उसे लेकर विंडो से जंप कर जाता है और दोनों भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन नाइट्स उन्हें रास्ते में ही घेर लेते हैं और सेस्तु एक बार फिर से जंप करके दूसरे रास्ते से भागता है। जबकि रूही थोड़ी घबरा जाती है। नाइट्स उसका पीछा करते हैं पर रास्ते में रखे बोटल्स पर फिसल जाते हैं जो कि सेस्तु ने जानबूझकर वहाँ पर ट्रैप के तौर पर लगाए थे। लेकिन फिर भी कुछ देर के बाद वो एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं और नाइट्स उनके बहुत ही करीब आ जाते हैं। रूही घबरा कर पूछती कि अब क्या करेंगे, पर सेस्तु मुस्कुराता है और उन्हें लड़ने के लिए प्रूफ करता है। लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए और रूही को उठाकर सीधा किनारे के नीचे जंप कर जाता है। रूही को लगता है कि अब उनकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी पानी से एक बड़ा सा समुद्री सांप निकलता है जिसका नाम सेस्तु लीवाई रखता है और दोनों उसके ऊपर लैंड करते हैं। नाइट्स उसे देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये कोई आम सांप नहीं, ये तो एक लेजेंडरी समुद्री जानवर था। सेस्तु लीवाई से कहता है कि वो उन्हें डिमोनिक कॉन्टिनेंट ले जाए। जैसे लीवाई वहाँ से निकलता है नाइट्स के कैप्टन कहते हैं कि ये सब तो एक सपना था, इसलिए रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई नहीं मानेगा। सफर के दौरान रूही को समझ में आता है कि लीवाई का पूरा नाम लीवाइथन है, समंदर का गॉड। वो हैरान होती है कि आखिर सेस्तु कौन है जो कि इस गॉड को बुला सकता है। तभी एक तेज रोशनी होती है और वो लोग डिमोनिक कॉन्टिनेंट पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बड़ा जायंट स्क्वाड उन पर हमला कर देता है और लीवाई उससे लड़ने लगता है। सेस्तु दूर से उस फाइट का मजा लेता है और चीयर करता है जैसे कोई शो चल रहा हो। फाइट के दौरान स्क्वाड अपना काला इंक स्प्रे कर देता है जिसमें लीवाई पूरा भीग जाता है। लेकिन जब स्क्वाड की हार होती है तो सेस्तु फिर से लीवाई का इंट्रोडक्शन करवाता है जो अब अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी। रूही उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने अब समुद्र का गॉड खड़ा था। लीवाई सेस्तु पर गुस्सा करती कि पिछले 5 साल से वो कहाँ पर गायब हो गया था और आते ही उसे बोट बना दिया। रूही बीच में बोल पड़ती कि अब उसे बड़े स्क्वाड का क्या करेंगे। तब लीवाई कहती कि सेस्तु इसे संभालेगा और वैसे ही होता है। सेस्तु स्क्वाड के रिंग्स बनाता है जो कि रूही पहले तो खाने से खरीदती है। सेस्तु स्क्वाड से रिंग बनाता है जो कि रूही पहले तो खाने से कतराती है, लेकिन जब टेस्ट करती है तो उसे बहुत ही टेस्टी लगता है। लीवाई भी उनका मजा लेती है लेकिन कहती कि उसे रोह ज्यादा पसंद है। आखिरकार इस तरह से वो लोग डिमोनिक कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाते एक नए एडवेंचर की शुरुआत के साथ। फिर लीवाई हमें बताते कि ये पास का फिशिंग विलेज है और पहाड़ के उस पर डीमन लॉर्ड का महल है। सेस्तु कहता है कि वो रूही को महल तक ले जाएगा क्योंकि उसका भी काम है उस आदमी के साथ जिसे रूही अपने पैकेज देने के लिए जा रही है। लीवाई को ये बात बहुत ही अजीब लगती कि एक इंसान डेसिस जैसे डीमन को कैसे चीज देने के लिए जा सकता है। रूही भी हैरान होती कि लीवाई को कैसे पता चला कि उसका पैकेज किसके लिए है। तभी लीवाई सच बताती कि रूही का पैकेज किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद डिटोल डीमन लॉर्ड के लिए। ये सुनते ही रूही बहुत ही घबरा जाती है। लीवाई बोलती है कि अब आगे का रास्ता उन्हें खुद पैदल तय करना पड़ेगा, उसका काम यहीं पर खत्म होता है। लेकिन सेस्तु कहते हैं क्या उसके साथ चलेगी। लीवाई गुस्से से कहती कि उसने समंदर की शांति बनाए रखने के लिए अपना वादा पूरा किया और उसे बुरा लग रहा है कि इतने सालों के बाद भी सेस्तु ने उसका सिर्फ एक ही बोट की जैसे इस्तेमाल किया और वो भी एक दूसरी लड़की के साथ। तभी कुछ छोटे डीमन बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं जो कि सेस्तु को समझाते हैं कि उसे एक लड़की के जज्बात को नहीं समझना आता है, उसे माफी मांगनी चाहिए एक मर्द की तरह। पर सेस्तु उन्हें स्क्वाड रिंग दे देता है और बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। कहते हैं कि वो अपने माँ बाप के साथ बांटेंगे। लीवाई बोलती है कि स्क्वाड काफी है सबके लिए, तो वो स्क्वाड विलेज ले जाते हैं। पर विलेज की हालत ठीक नहीं थी, युद्ध की वजह से सारा व्यापार बंद हो गया था। लोग भूखे मरने लगे थे क्योंकि एक बड़ा स्क्वाड उन्हें मछली पकड़ने नहीं दे रहा था। तभी सेस्तु वो बड़ा स्क्वाड लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और विलेज में एक पार्टी शुरू हो जाती है। लीवाई को भगवान जैसा समझा जा रहा था, उसे सबसे अच्छी शराब और सबसे अच्छी सुशी दिया गया। पर वो कहते कि उसे तो कच्चा ही पसंद है, लेकिन आदमी बोलते है कि सुशी तो पहले से ही कच्चा है। ब्रिवेरी स्क्विड रिंग सर्व कर रही होती है और सेस्तु उन्हें पकाने में लगा था। लीवाई बोलती है कि तुम बहुत ही धीरे हो। तभी सेस्तु अपनी बड़ी तलवार निकालता है और स्क्विड को एकदम परफेक्ट रिंग्स में काट देता है। सब लोग उसकी स्किल को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तब एक डीमन विलाड विलेज की तरफ देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि ह्यूमंस ने हमला कर दिया, तो वो तुरंत विलेज की तरफ दौड़ पड़ता है। पार्टी धीमी पड़ जाती है और ब्रिवेरी थोड़ी सी नशे में होती है।
और वो लिवाई से पूछती कि उसकी मुलाकात सेस्तु और डीमन लॉर्ड से कैसे हुई। लिवाई बताती कि 5 साल पहले सेस्तु बिना उसकी इजाजत के समंदर को पार कर रहा था। तब वो लड़े थे, पर बाद में सेस्तु उसे अपने साथ ले लिया ताकि वो युद्ध को रोक सके। असल में युद्ध की वजह से लिवाई ने अपना होश खो दिया था और सेस्तु ने एक ही पंच में उसे हरा दिया। लिवाई सोचती कि रूई को ये बात कैसे नहीं पता, क्योंकि सेस्तु तो ह्यूमन किंगडम का महावीर है। रूई को भी अभी असलियत का एहसास होता है, इसलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि डीमन लॉर्ड ग्रीसिस को भी जानता है। रूई पूछती क्या लिवाई सेस्तु से नाराज है, पर लिवाई कहते कि वो बस खुश है, सेस्तु वापस आ गया। ब्रिवेरी मजाक में पूछती क्या वो सेस्तु से प्यार करती है, पर लिवाई कहते कि एक इंसान से प्यार करना उसके लिए नामुमकिन है, लेकिन वो कब से उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। अचानक एक जोर का धमाका होता है। व्लाड गांव में घुस चुका था, पर वो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ तो बस एक पार्टी चल रही है। कुछ बच्चे उसे स्क्विड रिंग देने के लिए आते हैं। सेस्तु अपनी सारी स्क्विड रिंग्स बेच देता है और लिवाई और रूई समंदर के पास बैठ जाते हैं। लिवाई अपने जादू से मछली को पकड़ लेती है और उसे सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब मछली बिल्कुल ताजी हो। व्लाड अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है, तभी सेस्तु वहाँ पर आ जाता है। व्लाड उसके नए शरीर में भी उसे पहचान लेता है। सेस्तु हैरान होता है कि डीमन लॉर्ड का सबसे विश्वासपात्र अधिकारी महल से बाहर क्या कर रहा है। व्लाड बताता है कि वो लिवाई को ढूंढ रहा था और अब जब सेस्तु भी मिल गया है तो उससे एक बड़ी मदद मांगता है डीमन लॉर्ड को बचाने की। वो बताता है कि डेसिस की शादी टेनार सिनीर नाम की एक आदमी से तय कर दी गई है। लिवाई को पहले तो ये बहुत ही अच्छा मौका लगता है, लेकिन असली में ये शादी एक श्राप के जरिए उसकी गुलामी बनने वाली है। सेस्तु कहता है कि डेसिस इतनी साफ शक्ति से लड़ सकती है, पर व्लाड बताता है कि उसके गले में एक विशेष शक्तिशाली कष्ट नेकलेस पहनाया गया है। व्लाड उस युद्ध का जिक्र करता है जब 1 महीने पहले अचानक ह्यूमस ने हमला कर दिया था, पर सेस्तु को ये बात अजीब लगती है। व्लाड कहता है कि ह्यूमस ने बड़े बड़े आर्मर पहने थे और वहाँ पर ह्यूमन किंगडम का झंडा भी छोड़ गए थे। डेसिस युद्ध नहीं चाहती थी, तभी सिनीर यहाँ पर आया समझौता करने के लिए ताकि युद्ध न हो सके। सेस्तु सोचता है कि सिनीर कितना शक्तिशाली होगा, पर रूई बताती है कि वो दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी है जिसका समंदर में ज्यादातर व्यापार कंट्रोल है, इसलिए डेसिस अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है ताकि युद्ध को रोका जा सके। सेस्तु पूछते कि व्लाड को इस बात का कैसे पता लगता है एक जनरल होने के नाते पर व्लाड कहता है कि वो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। पर लिवाई जानती है कि डेसिस ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसने किसी से शांति का वादा किया था, एक ऐसे इंसान से जो कि अब गायब हो चुका है। लिवाई उसे बेवकूफ कहता है, लेकिन तय करती कि उसकी मदद करेगी। व्लाड उन्हें चेतावनी देता है कि महल तक का रास्ता मोस्टर से भरा है, पर सेस्तु कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और सब मिलकर सीधा महल की तरफ भागने लगते हैं। सेस्तु को याद आता है कि वो सब मिलकर डीमन लॉर्ड के महल पर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ भेड़िए उनका रास्ता रोक लेते। लिवाई अपना हाथ बदलकर उन्हें पानी से तेज वारों से काट देती है। वो पूछती है कि उनका प्लान क्या है। सेस्तु कहते हैं कि वो इस बड़ी शादी को रोकने के लिए जा रहे और सनीर को उड़ा देंगे। लिवाई पूछती कि बिना सनीर के सारे वो युद्ध को कैसे रोकेंगे, पर सेस्तु कहते हैं कि सनीर तो इस युद्ध के पीछे है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि डीमंस को लगता था कि ह्यूमंस ने पहले हमला किया और ह्यूमंस को लगता था कि डीमंस ने पहले हमला किया, मतलब कोई तीसरा है जो कि युद्ध को शुरू करवाना चाहता है। सनीर भी काफी शक के गहरे में था, चाहे मास्टरमाइंड ना हो, लेकिन सेस्तु को लगता था कि वो कुछ तो जरूर जानता होगा। तभी उन पर और भेड़ियों का हमला हो जाता है, पर लिवाई जमीन से पानी की तेज छोड़कर सबको उड़ा देती है। सेस्तु उसकी शक्ति को देखकर हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद से लिवाई और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। वो लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और लिवाई अपने गुजरे वक्त के बारे में सोचती है। 5 साल पहले वो बस समुद्र के तल पर सोती रहती थी, ऊपर की दुनिया में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं था। पर जब वो सेस्तु से मिली तो उसके साथ घूमी, तब उसने इस दुनिया की खूबसूरती को महसूस किया और इसे बचाने का फैसला किया। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसने किसी से वादा किया था, बल्कि अपनी मर्जी से भी। वो डेसी से हारना नहीं चाहती थी और सेस्तु से कहती है कि उसे उसके बनाए हुए स्क्विड रिंग्स कच्चे से ज्यादा पसंद है। सेस्तु मुस्कुराता है और वादा करता है कि जब भी चाहेगी वो उसके लिए बना देगा। आखिरकार वो लोग डीमन लॉर्ड के कैसल तक पहुंच जाते हैं और डेसिस का सामना करने की तैयारी करते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब डेसिस अपनी कौम को बचाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन अंत में सेस्तु ने उसे हरा दिया, पर उसने शांति से संदेश दिया और अपनी तरफ से एक ब्रोच दिया, अपनी सच्चाई का सबूत। कुछ समय के बाद डेसिस को सेस्तु की गायब होने की खबर मिली, लेकिन फिर भी वो अपना वादा नहीं बोलती कि उसने दुनिया में शांति बनाए रखनी है। 5 साल के बाद डेसिस ने अपने शहर में व्लाड के साथ निगरानी करती है। शहर तरक्की कर रहा था ह्यूमंस के साथ व्यापार और शांति की वजह से। तभी अचानक उसका ब्रोच टूट जाता है, जो कि चिंता में डाल देता है उसे। वो ब्रोच व्लाड को दे देती है, जो कि जल्दी से ठीक करवा ले। इसी दौरान खबर मिलती है कि ह्यूमंस ने हमला कर दिया है। डेसिस बिना सबूत के फैसला नहीं लेना चाहती, इसलिए अपने जनरल्स को बुलाकर सेना तैयार करने के लिए कहती है और 2 जनरल्स को भेजती ह्यूमन किंगडम से असली हालात का पता कर सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स अपना सामान तैयार
कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते कि शायद से ह्यूमंस ने उन्हें धोखा दे दिया। सबको ये डर था कि अगर युद्ध चला तो उनकी प्रजा को ह्यूमंस के साथ व्यापार पर निर्भर हो गई थी, भूखी मर सकती थी, पर उन्हें पूरा भरोसा था कि डेसिस सब कुछ संभाल लेगी। एक महीना गुजर जाता है और ह्यूमंस किंगडम से कोई जवाब नहीं आता। हालात और बिगड़ने लगी थी और डेसिस को लगता है कि अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो उनकी प्रजा जिंदा नहीं रह पाएगी। तभी वेलाड उसे बताते कि टरियान सनीर उससे मिलने के लिए आया है। सब जनरल्स गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि सनीर अपनी ताकत और रुतबा का इस्तेमाल करके युद्ध खत्म करने का वादा करता है। लेकिन सनीर को इस शांति के बदले एक शर्त है, डेसिस को उससे शादी करनी पड़ेगी। पर असल में उसके गले में एक श्रापित नेकलेस पहनाकर उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था। वेलाड ने उसे मना कर दिया, पर डेसिस ने उसे रोका, कहा कि वो इस बारे में सोचेगी। सनीर वहां से चला गया, पर उसके दिमाग में था कि ये लोग उसकी कितनी देर तक टिक पाएंगे। सनीर वहां से चला गया, पर उसके दिमाग में ये था कि ये लोग और कितनी देर तक टिक पाएंगे। डेसिस उस वक्त सेस्तु से किए वादे के बारे में सोचती है। सच यही एक रास्ता है शांति बनाए रखने का। तभी वेलाड आता है और कहता है कि बेवकूफी भरी शर्त कभी नहीं मानेंगे। उसके सारे सैनिक उसके लिए अपनी जान देने को तैयार है, पर डेसिस कहती कि इसी वजह से तो उसे ये डील मंजूर नहीं करनी पड़ी। उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या सच में वो एक मूर्ख है? वेलाड गुस्सा होता है और कोई रास्ता ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सनीर एक सेडी आदमी से मिलता है और हर बात उसकी प्लानिंग के मुताबिक चल रही होती है। जल्दी वो पूरे डीमन कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेंगे। पता चलता है कि वही लोग थे जिन्होंने सोल्जर्स को भेजे थे ये युद्ध शुरू करवाने के लिए। सनीर कहता है कि अब उन्हें सोल्जर्स को वापस बुला लेने चाहिए, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। सनीर समझाता है कि डीमन किंगडम पर उनका कंट्रोल मिल चुका है, पर वो आदमी कहता है कि असली मालिक की मर्जी से अभी बहुत ही कुछ बाकी है। शादी के दिन डीमंस खुश नहीं थे, पर रस्म शुरू होती है। डेसिस आगे बढ़ती है। प्रिस्ट उन्हें अपने वॉस बुलाने को कहती है। सनीर स्पीच देता है, कहता है कि वो डीमन लॉर्ड बनेगा और युद्ध को खत्म करवाएगा। डेसिस अपनी किस्मत को कबूल करती है, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही बात होती है, काश एक बार उस सेसु को देख लेती। सनीर उसके गले में उस श्रापित नेकलेस पहनाने के लिए जा रहा होता है। तभी अचानक जोर का धमाका होता है। सेसु वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूँ। रूई और वेलाड कैसल के पास पहुँचते हैं और दूर से ये धमाका देखकर खुश हो जाते हैं कि ये वक्त पर आ गए। सनीर घबरा जाता है, अपने गार्ड्स को बुलाता है, पर लीवाई उनके सामने आ जाती है और अपनी वाटर ब्लेड से सबको उड़ा देती है। डेसिस उन्हें देखकर खुश होती है। लीवाई मुस्कुराकर कहती है, तुम पर काला रंग तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी सनीर का साथी आता है, अपनी शैडो मैजिक से हमला करता है। लीवाई बचने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ पैर जम जाते हैं, वो हिल भी नहीं पाती है। आदमी अपनी शैडो मैजिक से उसे खत्म करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त उसकी मैजिक टूट जाती है। पीछे से सेसु आ जाता है और उसे झटके से उड़ा देता है। सेसु कहता है कि अब तुझे डेसिस को रुलाने का बदला चुकाना होगा। वो आदमी सेसु को पहचान जाता है और कहता है कि उसका मास्टर तुम्हारे वापस आने की खबर सुनकर बहुत ही खुश होगा। वो फिर से हमला करता है, लेकिन सेसु उसकी शैडो को पकड़कर बीच से काट देता है। आदमी दूर छलांग लगाता है, पर सेसु उसके पीछे जाकर उसे जोर से लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। सेसु बहुत ही हैरान होता है, क्या बस इतना ही था उस आदमी के पास? पर वो आदमी समझ जाता है कि अब उसके लिए मास्टर तक रिपोर्ट पहुंचाना जरूरी है, इसलिए वो दीवार को तोड़ देता है और धुआं करके वहां से भाग जाता है। सेत्सु उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर तभी डेसिस खुशी से भागकर उसके पास आ जाती है और उसे दोबारा देखकर बहुत ही खुश होती है। सेत्सु भी उसके ठीक होने पर सुकून में, लेकिन लिवाई उसके बीच में आ जाती है और सनीर के आदमियों की तरफ इशारा करती है। उनकी लाशें अचानक गायब हो जाती है। तब पता चलता है कि वो सब कोड एनर्जी से बने थे। सेत्सु उस नेकलेस को देखकर सोचता है कि इन सब के पीछे टोमाई है। डेसिस पूछती है क्या करेंगे? सेत्सु कहता है कि अगर टोमाई उनका असली दुश्मन है तो उस बीस्ट किंग रियूस के पास जाना होगा और उसका साथ पाने के लिए। लिवाई थोड़ी परेशान होती है, पूछती है क्या वो लोग अभी निकल रहे हैं, क्योंकि वो पूरी रात लड़ने के बाद थक गई है। तभी ब्रिवेरी और वलाड भी आ जाते हैं। वलाड केसल की तबाही देखकर चिंता करता है। ब्रिवेरी सेत्सु को ब्रोच देती है और कहती है कि ओडिसीस को वापस दे दें। सेत्सु उस ब्रोच को ओडिसीस के गले में पहना देता है, कहता है कि तुम पर काला रंग बहुत ही अच्छा लगता है। केसल के गार्ड सफाई करने लगते हैं और सनीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डेसिस अलविदा कहती है, वो भी सेत्सु के साथ जाना चाहती है, पर लोगों को छोड़ नहीं सकती अपने। सेत्सु कहता है कि जब तक मैं युद्ध खत्म नहीं कर देता तब तक रुको, फिर मैं तुम्हें जहाँ पर तुम चाहोगी वहाँ पर लेकर जाऊंगा। ब्रिवेरी डिसाइड करती है कि वो यहीं पर रुकेगी, क्योंकि डेसिस ने उसे शॉप खोलने की इजाजत दी उसकी मदद के बदले। सेत्सु और लिवाई उन सभी से अलविदा कहकर नई यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच बीस्टमैन के देश में एक लड़की दिखती है, सीरो, जो कि बाजार में चल रही होती है और सारे शॉपकीपर्स उसे मुफ्त में खाना देते हैं। सीरो इन सब चीजों को लेने में हिचकिचाती है, पर सब लोग उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो एक मॉन्स्टर हंटर है। सीरो ये सब खाना अपने घर पर ले जाती है, जहाँ उसकी छोटी बहन मनको होती है, जो एक बड़ी बीमारी से जूझ रही होती है। मनको की तबीयत फिर से खराब होती है तो सिंरो जल्दी से उसके लिए दवा देती है। दवा तो काम कर जाती है, पर ये उसकी आखिरी बोतल होती है। बहुत समय से मैंको बीमार होती है, लेकिन सीरो वादा करती है कि उसके
उसका इलाज ढूंढ कर रहेगी। दूसरी तरफ सेत्सु और लीवाई बीस्टमैन के देश पहुंच जाते हैं। लीवाई गुस्सा होती है क्योंकि वो 3 दिन से लगातार तैर रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती कि वो अगला सफर कल बोट से करेगी, जो कि कल सुबह बाय इन से निकलती है। सीरो एक और बोतल दवा की कूरो नाम की एक औरत से खरीदती है, उसका धन्यवाद करती है क्योंकि इतनी महंगी दवा लेना मुश्किल था, पर कूरो उसकी छोटी बहन के लिए उसकी चिंता देखकर खुश होती है और उसे हिम्मत देती है। कूरो जो कि सीरो की मालिक है उसे उसका अगला काम देती है, पर सीरो हैरान रह जाती है क्योंकि इस बार काम एक हत्या का होता है। कूरो उसे सेत्सु की तस्वीर दिखाती है, कहती है कि अगर वो ये काम कर ले तो अपनी बहन के इलाज के लिए वो कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी उसे। सीरो 2 पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं, तभी सेत्सु और लीवाई इनमें आते हैं एक कमरा लेने के लिए जहाँ पर वो लोग रात बिता सके। जब सीरो उनके पास से गुजरते हैं तो एक झलक सेत्सु को दिखाती है, फिर वापस अपने घर में चली जाती है। रात को अपनी छोटी बहन मैंको के साथ खाना खाती है, लेकिन मैंको की तबीयत ऐसी है कि उसका खाने का मन भी नहीं करता। सीरो समझ जाती है कि उसके पास दवा भी कम बची है, इसलिए वो अपनी बहन को बोलती है कि एक आखिरी काम के लिए बाहर जा रही है। उधर सेत्सु और लीवाई इनके कमरे में चैन से सो रहे होते हैं, तभी सीरो वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे मार गिराने के इरादे से वो कूरो का धन्यवाद करती है, कहती कि काश उसे बड़ी बहन कह पाती और काम के बाद कहीं दो नई जिंदगी शुरू करती। कूरो इस बात से बहुत ही खुश होती है और उसे सेत्सु के कमरे की चाबी दे देती है। सीरो चुपके से अपने कमरे में घुस जाती है, अपने शराब क्लास से अटैक करती है, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। सेत्सु उसके पीछे आकर उसे एक जोर का किक मारकर विंडो से बाहर फेंक देता है। सेत्सु सोचता है ये लड़की भी शायद से टोमा के लिए काम कर रही है। सीरो अपना बीस्ट फॉर्म का थोड़ा सा हिस्सा एक्टिवेट करती है और एक बड़े फायरबॉल से हमला करती है, लेकिन सेत्सु अपनी तलवार से उस आग को आसानी से काट देता है और वो उसे डांटता है। एक शहर के बीच ऐसा हमला करना कितना खतरनाक है। फिर एक थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिससे कि वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में लौट आती है। सेत्सु उस पर कुछ अजीब सी कर्स एनर्जी महसूस करता है और जब वो होश में आती है तो देखती है कि वो अपने घर में है। मैनको सोचती है कि सेत्सु उसे बेहोश मिल गया था, इसलिए दोनों उससे अपनी लड़ाई का जिक्र नहीं करते। सेत्सु समझ जाता है कि सीरो ने उस पर हमला क्यों किया, क्योंकि वो अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे कमा रही थी, लेकिन वो उसे बताता है कि मैनको की बीमारी असली नहीं है बल्कि वो एक कर्ज का शिकार है। सेत्सु उसके गले के हार पर एक मंत्र बोलता है और असली श्रापित ऊर्जा दिखने लगती है। सीरो गुस्से और दर्द के साथ गिड़गिड़ाती है, कहती कि प्लीज उसकी बहन को बचा लो। सेत्सु उसे यकीन दिलाता है कि मैं उसे बचाऊंगा। वो मैनको को ले जाकर सुलाता है, अपनी तलवार गुलोटनी को बुलाता है। तलवार खुलकर सारी कर्स एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगती है। तभी कूरो अचानक से वहाँ पर आकर अटैक करती है, लेकिन सीरो बीच में आ जाती है सेत्सु को बचाने के लिए, क्योंकि वो मैनको को बचाने में व्यस्त होता है और हिल भी नहीं सकता। लीवाई बिना देरी किए अपने वाटर अटैक से कूरो को घेर कर उठाकर फेंक देती है। कूरो हैरान होती कि एक समुद्र की देवी इंसान की मदद कर रही है, पर कहती कि जमीन पर लड़ाई उसके लिए आसान है। वो लीवाई को अपने क्लोन से घेर लेती है, पर लीवाई एक पावरफुल वाटर स्लैश से उन सभी इल्यूजन को मिटा देती है। कूरो को तब समझ में आता है कि वो पानी के ऊपर खड़ी है। लीवाई कहता है समुद्र हमेशा मेरे साथ है और अपना फाइनल अटैक करती है, जो कि कूरो को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लीवाई गुस्से से कूरो से पूछती है टोमा क्या चाहता है, पर कूरो सिर्फ हंसकर जवाब देती है। सीरो दर्द भरी आवाज में पूछती है आपने ऐसा क्यों किया बड़ी बहन, लेकिन कूरो को तो उस बात से घिन आ जाती है, कहती है कि वो कभी उसकी बहन थी ही नहीं। तभी कूरो एक बड़ी सच्चाई बताती है कि टोमा एक भगवान बनने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया की हर दूसरे जाति को खत्म कर सके। लीवाई उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कूरो एक ऑर्ब को एक्टिवेट करती है और उस जगह से गायब हो जाती है। कुछ देर के बाद सेत्सु भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मैनको को देखकर बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि उसका कर्ज पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। सब सोचने लगते हैं कि टोमा को रोकना होगा, नहीं तो वो सच में एक भगवान बन जाएगा। सुबह का सूरज निकलता है और सब एक साथ उसे देखते हैं एक नई उम्मीद के साथ। सेत्सु और लीवाई वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं कैपिटल की तरफ, जहाँ पर उन्हें बीस्ट किंग से मिलना है। रास्ते में वो एक नदी के किनारे सीरो और मैंको को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि वो भी उनके साथ चलना चाहते हैं, टोमा से बदला लेने के लिए, अपने राज को छुपाने के लिए। सेत्सु उन्हें वॉर्न करता है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन दोनों बहन जिद करती, इसलिए वो मुस्कुराता है और कहता है ठीक है चलो साथ में चलते हैं, और सभी मिलकर कैपिटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सेत्सु एक लड़की को तलवार चलाना सिखा रहा होता है, पर पता चलता है कि वो लड़की बीस्टमैन के राजा की बेटी रोआ है। और सेत्सु को अपने गुरु नहीं मानना चाहती, लेकिन सेत्सु इस बात को समझ जाता है, क्योंकि बीस्ट लोगों के लिए लड़ाई एक मान होती है। वापस प्रेजेंट में कैपिटल के बीस्टमैन अफसर से मीटिंग कर रहे होते हैं कि ह्यूमंस और डीमंस के मामले में क्या करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि लोगों को सुरक्षा पे ध्यान देनी चाहिए, जबकि कुछ कहते हैं कि हमें हमला करना चाहिए। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को ड्यूएल के लिए चुनौती देने लगते हैं। तभी रोआ को एक अनजानी एनर्जी महसूस होती है और वो तुरंत बाहर दौड़ती है। देखती है कि सेत्सु कैपिटल के गेट पर आ गया है। गार्ड को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम के लिए आया है, लेकिन गार्ड्स उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो एक इंसान है, और उसे वापस भेजने लगते हैं। और अचानक रोआ आसमान से गिरती है सीधा गार्ड्स पर, और दोनों गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। रोआ हंसते हुए सेत्सु को गले लगाती है, कहती है कि उसे वो बहुत ही याद आया, लेकिन उसी पल वो अपनी क्लास निकालती है और सेत्सु को टेस्ट करती है। सेत्सु आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है और वो तस्लीम करती है कि
कि सेसु ही उनका फ्यूचर मास्टर है। सब मिलकर किंग रेयूस के सामने आ जाते हैं, जो कि सेसु को देखकर खुशी से उसके गले लगाना चाहता है, लेकिन सेसु उसे जमीन पर गिरा देता है। रेयूस हंसकर कहता है कि अब भी उतना ही ताकत है मेरे हीरो। रेयूस सेसु को डुएल के लिए चैलेंज करता है, पर सेसु मना कर देता है, कहता है कि वो एक जरूरी बात करने के लिए आया है। सेसु सबके सामने बताता है कि टोमा जिंदा है और वही ह्यूमंस और डीमन के बीच की जंग के पीछे है। रोआ तुरंत कहती है कि वो भी सेसु के साथ इस मिशन पर चलेगी, पर तभी एक बीस्टमैन ऑफिसर बोल पड़ता है कि उनके पास दूसरे रास्तों के लिए लोग भेजने का वक्त नहीं है। वो अपना नाम बताता है, रोआ का आर्मी कमांडर और उसका होने वाला पति। वो कहता है कि सेसु तो 5 साल से गायब था, कौन जाने कि अब उनका दोस्त है या फिर नहीं। पर रोआ उस पर चीख पड़ती है, बेवकूफ, सेसु पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। राजा रेयूस कहता है कि दोनों की बात में दम है और बीस्ट लोगों के बीच फैसला तो सिर्फ डुएल से ही होता है। रोआ सेसु को डुएल के लिए चैलेंज करती है और राजा एक और बड़ी बात बोल देता है, जो जीतेगा और रोआ से शादी करेगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। रोआ मुस्कुराकर कहती है, सेसु मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी एरिना में, अपने अंत का सामना करने के लिए तैयार रहना। रोआ के फियांसे, जो कि आर्मी का कमांडर भी है, उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हारा सेसु से जीत पाना मुश्किल है। वो अलग लेवल का वॉरियर है, लेकिन कमांडर रोआ को एक एहसास जादुई आर्टिफैक्ट दिखाता है जो उसने एक मेज से लिया था, एक मैजिक रन जो कि इंसान के इरादों को ताकत में बदल देता है। अगले दिन पूरा अरीना लोगों से भर जाता है। सब बड़े लोग एक्साइटमेंट के साथ दोनों वॉरियर के बीच डुएल का इंतजार कर रहे होते हैं। रोआ मुस्कुराकर सेसु को गुड लक बोलती है और ये देखकर कमांडर रोआ के दिल में जलन उठती है। तभी उसका मैजिक रन चमक उठता है। उलूस डुएल की शुरुआत करता है और तुरंत ही कमांडर रोआ अपने बड़े बड़े क्लास के साथ सेसु पर हमला करता है, लेकिन सेसु आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और पलटकर उसके पीछे आ जाता है। रोआ दोबारा से अटैक करता है, पर सेसु एक ही तरह से उसके वार को काट देता है और बिना मेहनत के। सेसु उसे चिढ़ाता है कि अपनी असली ताकत दिखाओ। रोआ गुस्से में बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक बड़ा जानवर बन गए। उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। रोआ चेतावनी देता है, अपनी गार्ड से नीचे मत रखना, पर सेसु उसकी पूंछ को पकड़ लेता है, उसे घुमाकर जमीन पर दे मारता है और पूरा अरीना एक का हिस्सा टूट जाता है। रोआ सबके सामने जोर से बोल पड़ता है, मुझे सेसु से प्यार है। सब हैरान रह जाते हैं। सेसु उलूस से कहते हैं कि मैच को खत्म कर दो, पर रोआ वापिस से उठ जाता है और अब वो और भी ज्यादा गुस्से में है। उसका मैजिक रन तेजी से चमक रहा होता है और उसके दिमाग में पुरानी बातें याद आती है, कैसे वो देखता था जब सेसु रोआ को शॉर्ट ट्रेनिंग देता था और वो अंदर ही अंदर जलन महसूस करता था। अब उसे जलन की आग उसकी ताकत में बदल गई है। लिवाइस समझ जाती है ये तो टोमा के कर्ज का असर है। तभी रोआ अपने मुंह से एक जबरदस्त एनर्जी बीम छोड़ता है जो सेसु को पीछे धकेल देता है। लिवाई तुरंत अपनी तलवार सेसु को देती है। रोआ के शरीर से खून बहने लगता है क्योंकि कर्ज उसका शरीर तोड़ देता है। फिर भी वो सेसु पर वार करने के लिए दौड़ता है। सेसु उसका हाथ काट देता है, पर वो हाथ तुरंत दोबारा से उग जाता है और उसे एक और वार करने की कोशिश करता है। रोआ इंटरफेयर करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सेसु उसे रोकता है। बेवकूफ मत बनो, अगर तुम पास गई तो कर्ज तुम पर भी लग सकता है। सेसु समझ गया होता है कि रोआ अपने होश में नहीं है, वो कर्ज के कंट्रोल में, इसलिए सेसु उसे मारना नहीं चाहता, उसे बचाना चाहता है। तभी सेसु अपनी तलवार ग्लोटनी को बुलाता है जो कि कर्ज को निगलने के लिए तैयार होती है, लेकिन अचानक से पूरा एरिया फोग से बाहर आ जाता है और रोआ का सर गायब हो जाता है। उसकी जगह टोमा का चेहरा दिखता है। टोमा बोलता है, मुझे रोआ से छुटकारा पाना था, मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने मैजिक उस पर वेस्ट करो। रोआ गुस्से में चीख पड़ता है, टोमा तूने रोआ को धोखा दिया, लेकिन टोमा उसे काट देता है। चुप रहो, मैं सेसु से बात कर रहा हूँ। सेसु कहता है, बस करो टोमा, लेकिन टोमा हंस पड़ता है, तुम हमेशा दूसरों को बचाते हो, अपने बारे में कभी भी नहीं सोचते हो, इसलिए तुम मुझे पसंद हो सेसु। टोमा एक अजीब सी बात करता है। वो कहता है कि वो सेसु को खुश देखना चाहता है, इसलिए वो दुनिया के सारे लोगों को मारकर एक नई दुनिया बनाना चाहता है जहाँ वो दोनों भगवान की तरह जिएंगे। लेकिन सेसु उससे गुस्से में चेतावनी देता है, अगर तुमने एक भी निर्दोष इंसान को मारा तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। टोमा मुस्कुराता है और बताता है कि डीमंस के कॉन्टिनेंट पर उनका आक्रमण शुरू हो चुका है। फिर वो सेसु का मजाक उड़ाता है, देखते हैं तुम सबको कैसे बचा पाते हो या फिर नहीं। और बस इतना कहकर वो हवा में गायब हो जाता है। रेसिस सेसु से माफी मांगता है, मुझसे गलती हो गई डुएल की इजाजत देकर, लेकिन सेसु उसका कंधा पकड़कर कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, अब हमें टोमा को रोकने के लिए डीमन कॉन्टिनेंट चलना होगा। रेसिस तुरंत एक शिप का इंतजाम करता है और कहता है कि मेरी सेना भी तुम्हारे पीछे आएगी। रोआ भी सेसु के साथ उस सफर पर चलने का फैसला कर लेती है। फिर कहानी हमें 10 साल पहले लेकर जाती है, जब सेसु और टोमा दोनों एक साथ इस दुनिया में बुलाए गए थे। उस वक्त लोग उन्हें सक्सेसफुल समन हीरो कहकर तालियां बजा रहे थे और सब उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन सेसु वहाँ पर एकदम सीरियस था। उसने सबके सामने कह दिया था कि मैं हीरो बनना कभी चाहता ही नहीं था। फिर अपनी तलवार लेकर ट्रेनिंग करने निकल पड़ता है और टोमा से कहता है, हमें मजबूत बनना होगा क्योंकि ये दुनिया मॉन्स्टर्स और डीमन से भरी पड़ी है। लेकिन टोमा डर गया था और वो युद्ध के नाम से ही कांप रहा था। सेसु उसे समझाता है, कम से कम जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, हम दोनों एक ही कश्ती में। सेसु टोमा से कहता है कि उसके साथ मिलकर युद्ध खत्म कर सकता है, लेकिन टोमा कहता है, हमारे हाथों में ये नहीं होगा, मैं कमजोर हूँ। सेसु उसे याद दिलाता है कि हमें इस दुनिया के लोगों ने बुलाया है, हम क्या कर सकते ये भी किसी को नहीं पता। सेसु वादा करता है, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा
जाऊंगा क्योंकि हम दोनों एक ही जगह से आए हैं। लेकिन एक दिन सेत्सु फैसला करता है कि मुझे अपनी आंखों से इस दुनिया को देखना होगा। टोमा वहाँ पर रुक जाता है क्योंकि अब वो डर रहा था, लेकिन कहता है कि मैं भी एक दिन ताकतवर बनूंगा। इस युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। जब हम सच्चे हीरोज बन जाएंगे तब मिलेंगे। सेत्सु अपनी पार्टी के साथ निकल पड़ता है और टोमा दूर से उन्हें जाते देखता है। कुछ समय के बाद टोमा एक मशहूर हीरो बन जाता है। उसे नाइट का दर्जा मिलता है। सब सोल्जर्स उसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं और टोमा उनके साथ बैटलफील्ड में धूम मचाता है। एक बड़े टेम्पल का गहरा करने के बाद वो तलवार लेकर डीमंस का कत्ल कर देता है। बिना किसी दया के आगे एक जगह उसे कुछ डीमंस मिलते हैं जो कि अपनी जान भीख मांगते हैं, सरेंडर करते हैं। लेकिन टोमा बिना सोचे समझे उनका भी खात्मा कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ यही बात थी, ये तो युद्ध खत्म करना है। तभी टेम्पल से एक पुराने स्टैचू से एक अजीब सी आवाज आती है, एक एमुलेट से, जो कि टोमा से कहता है मैं तुम्हारी असली इच्छा जानता हूँ और उसे पूरा कर सकता हूँ। एमुलेट से काली एनर्जी निकलती है और तब टोमा को समझ में आता है कि उसकी असली इच्छा तो बस ये है कि वो अपनी पूरी पुरानी दुनिया में सेत्सु के साथ वापस जाए। वो एमुलेट उठा लेता है और एक नई राह पर चल पड़ता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाई देता है बैटलफील्ड पर सिर्फ टोमा जिंदा है, बाकी उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। तब एक मैसेंजर आता है और टोमा को बताता है एक शांति समझौता होने वाला है। दोनों देश के राजा इस समझौते पर हाथ रखने यहाँ से गुजरने वाले हैं। उसी वक्त लाइट एक कैवरन को वहां से गुजरते हुए देखता है और उसमें उसकी नजर सेत्सु पर पड़ती है जो कि कैवरन के लीडर के साथ बैठा होता है। लाइट सोचता है कि सेत्सु वहां पर क्या कर रहा है। तभी लीडर्स एक रूम में इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के साथ शांति से समझौता साइन करते हैं। सब लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि युद्ध का अंत हो गया। सभी लोग सेत्सु को एक हीरो कहकर बुलाते हैं। शाम को टोमा सेत्सु के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी वजह से युद्ध खत्म हो गया। लेकिन सेत्सु शांत तरीके से कहता है कि मैंने कुछ खास नहीं किया, बस सब अपने आप ठीक हो गया। तभी सेत्सु के दोस्तों की आवाज आती है जो कि उसे बुला रहे होते हैं और वो वहां से जाने वाला होता है, पर टोमा उसको रोककर अपनी बातें बताता है। वो कहता है कि वो असली दुनिया में वापस जाना चाहता है। सेत्सु मुस्कुराता है और कहता है कि उसने वापस जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन सेत्सु वापस नहीं जाना चाहता। वो चाहता है कि वो नई दुनिया में बिना युद्ध के शांति से जीवन जिए। और ये बात सुनकर टोमा अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसके सपने टूट कर बिखर जाते हैं, पर सेत्सु चुपचाप उसे दूर से चला जाता है टोमा के लिए शुभकामनाएं देकर। टोमा वहाँ पर खड़ा रहता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वो पुराने वाले दिन याद आने लगते हैं जो कि दोनों ने कभी एक दूसरे के लिए किए थे। और तभी उसके पास रखा हुआ एक एमुलेट अजीब सी रोशनी देने लगता है जैसे कोई बुरा शगुन हो। टोमा पागल वाला हंसी हंसता है और वो कहता है कि वो सबको मार डालेगा ताकि सेत्सु वापस वही पुराना इंसान बन सके। और बिना किसी देर के उस सेत्सु पर अटैक कर देता है। सेत्सु भी अपनी तलवार से खुद का बचाव करता है, लेकिन टोमा लगातार हंसते हुए उस पर वार करता जा रहा था। दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराती है और दोनों एक दूसरे से पीछे गिर जाते हैं। लेकिन अगली पल सेत्सु टोमा की तरफ छूट पड़ता है। टोमा भी उसकी पीठ पर वार करता है और सेत्सु दर को सह जाता है और अपनी तलवार से टोमा के कंधे पर वार करता है। एक जोर का धमाका होता है, दोनों की आंखों से रोशनी फैल जाती है और वो गायब हो जाते हैं। अगला सीन टेम्पल का होता है जहाँ पर टोमा वापस आता है और उसके हाथों में वही एमुलेट होता है जो उदासी से कहता है कि उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर वो एमुलेट को जमीन पर गिरा देता है और वो सोचता है कि अब इसका अंत होने वाला है। पर तभी वो एमुलेट तेज रोशनी देने लगता है और टोमा को एक डरावना दृश्य दिखाता है। वो देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट एक अलग दुनिया में इंसानों पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं जिसमें बेचारे लोग तकलीफ में होते हैं। टोमा के दिल में एक नई सोच जागती है कि शायद से इस दुनिया में और भी लोग हैं जो कि उसके जैसे तकलीफ में हैं। टोमा फैसला करता है कि वो उन्हें बचाएगा। उसके गुस्से से जमीन हिलने लगती है और बिल्डिंगें गिर जाती है। वो वहाँ के 4 टेस्ट सब्जेक्ट को बचा लेता है और उन्हें लेकर निकल पड़ता है। अब उसका इरादा है इस दुनिया को तबाह करने का। वापिस आज के समय में टोमा उन चारों से कहता है कि अब हम सब इस दुनिया के अंत के बाद भगवान बन जाएंगे। दूसरी तरफ इंसानों की सेना अपनी शिप लेकर डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ जा रही होती है। सेत्सु के क्लासमेट्स भी उनके साथ होते हैं। सेत्सु के क्लासमेट भी उनके साथ होते हैं। नेविगेटर जनरल को कहता है कि हम लैंडिंग एरिया के पास पहुंचने वाले हैं। जनरल सभी फौजियों को एक जोशीला स्पीच देता है। सभी सोल्जर्स युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, पर थिया को महसूस होता है कि टोमा की मैजिक पावर इस कॉन्टिनेंट में है। वो समझ जाते हैं कि असली दुश्मन डीमन नेशन नहीं बल्कि टोमा है। ग्लेन कहता है कि हम सोल्जर्स को इस बात का सच नहीं बता सकते, वो लोग अभी सिर्फ लड़ने के मूड में है, इसलिए वो सेत्सु को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यू कहते हैं कि वो जानता है कि सेत्सु अपनी पूरी कोशिश कर रहा होगा ताकि इस बेकार से युद्ध को रोका जा सके। अब सभी लोग अपना मिशन बना लेते हैं कि जब तक सेत्सु वापस नहीं आता तब तक वो युद्ध में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाएंगे। इंसानों की सेना समंदर के किनारे उतरती है और बिना रुके डीमंस पर हमला कर देती है, लेकिन डीमंस भी उन पर तेजी से मैजिक से वार कर रहे होते हैं। ग्लेन तुरंत एक प्लान बनाता है। वो सोल्जर को दूसरे रास्ते से दुश्मन के पीछे घेरने के लिए भेजता है। साथ ही ह्यूमन मेजर्स दुश्मन के फोर्टिफिकेशन पर तेज गोलियां बरसा देते हैं जिससे कि इंसान की सेना आगे बढ़ने लगती है और डीमन से टकरा जाती है। अल्का स्टूडेंट्स की टीम को लेकर
मिलकर एनिमीज के साइड को घेर लेती है, क्योंकि डीमंस का ध्यान सिर्फ सामने की सेना पर ही होता है। मिलकर सब कुछ डीमंस को हरा देते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक क्लासमेट्स घबरा जाता है और एक डीमन उस पर वार करने वाला होता है कि तभी यू तुरंत एक फायरबॉल स्पेल का यूज करता है, उस लड़की को बचा लेता है और डीमंस वापस से भाग जाते हैं। ह्यूमंस के पास अब अपर हैंड होता है। स्टूडेंट्स ऐसे डीमन को घेर लेते हैं जो कि अब लड़ने के लायक नहीं रहा। एक स्टूडेंट्स उस पर फाइनल अटैक करने के लिए जाता है, पर यू उसे रोक देता है और कहता है कि अब वो डीमन से फाइट नहीं कर सकता। तभी अचानक से आसमान से एक आवाज आती है जो कि कहती है कि अब झूठ खत्म करने का समय आ गया है, और उसके साथ ही डीमोनेट्स आसमान से नीचे गिरते हैं और भागते हुए डीमंस पर अटैक करते हैं। अली जमीन से बाहर निकलती है और बिना किसी देरी के दुश्मन पर अटैक कर देती है, एक एक करके सोल्जर्स को मारने लगती है। डीमन सोल्जर समझ जाते हैं कि अब बाजी उनके हाथ में, लेकिन तभी डीमोनेट पलटकर उन्हीं पर वार कर देता है, उन्हें दूर तक उड़ा देते हैं। अलका की स्पेल से डीमोनेट को फ्रीज कर देती है और ग्लेन अपनी तलवार से उन्हें दो टुकड़ों में काट देता है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो देखते कि डीमोनेट्स के अंदर लोगे मेल सामने आती है और सबको समझ में आ जाता है कि एलिस को हिप्नोटाइज किया गया है। मैसेज सबके सामने आकर कहते कि उसने एलिस को डोल बना दिया है और सबसे पूछती कि तुम भी उसके पपेट बनना चाहते हो। एल्का उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन एलिस उसके अटैक को रोक लेती है और उसे पीछे धकेल देती है। मैक्स जमीन पर अपना खून गिरा देती है और सबको समझ में आ जाता है कि उसका खून भी मैजिक से भरा है। मैक्स अपने आप को मोस्टर मास्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसका खून जमीन से उठकर 4 मोस्टर की शेप ले लेता है और तुरंत सब पर हमला कर देता है। स्नेक मोस्टर एल्का के पास आता है, एलिस उसके सामने होती है। एल्का पीछे मुड़कर इलेक्लेस बनाती है और स्नेक के सर पर घुसा देती है। वहीं ग्लेन अपनी स्वॉर्ड स्किल से गोरिल्ला मोस्टर को हरा देता है और डीमोनेट्स उस पर हमला करने जाते हैं, पर ग्लेन उनका अटैक ब्लॉक कर लेता है और तभी थिया एक शक्तिशाली स्पेल यूज करती है और डीमन नाइट्स को मार गिराती है और ड्रैगन मोस्टर को यूं खत्म कर देता है। आखिर में सब एस और मिल के सामने खड़े होते हैं। मेल गुस्से में आकर एल्का को उन्हें मारने का ऑर्डर देती है। ग्लेन उससे स्वॉर्ड से टकराकर और एक ही बार में हरा देता है। एल्का तेज दौड़कर मैसेज के पास पहुंचती है और उसका वेपन गिरा देती है और उसके मैजिक ऑर्गन को तलवार में घुसा देती है। एल्का कहती है कि ये सजा है दूसरों की जिंदगी से खेलने का और उसे वहाँ खून से लथपथ छोड़ चली जाती है। लेकिन मेल वापस से उठ जाती है और बताती है कि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसके शरीर को मॉडिफाई किया गया था, इसलिए उसके पास एक्स्ट्रा मैजिक ऑर्गन भी है। मैस अपनी लिमिट को तोड़ देती है और एक 3 सर वाली कैमरा को समन करती है और एक स्पेल के जरिए मोस्टर के साथ अपने शिकार को जोड़ देती है। अपनी लाइफ फोर्स से उसे शक्ति देती है। कैमरा सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसके अटैक से बच जाते हैं और दूर चले जाते हैं। उस कैमरा के तीनों सर चमकने लगते हैं और उनके मुंह से बड़े बड़े मैजिक बीम्स निकलते हैं। तभी थिया और यू अपनी ताकत जोड़कर एक पावरफुल बैरियर बना लेते हैं जो उस अटैक को रोक लेता है, लेकिन कैमरा एक और मैजिक बीम लॉन्च करने के लिए तैयार होता है। इस बार थिया और यू दोनों बिल्कुल थक चुके होते हैं। तभी एल्का की नजर एक बटरफ्लाई पर पड़ती है जो उड़ा उड़ा तक मैसेज तक पहुंच जाती है। अचानक एलिस पीछे से आती है और मिया के पीठ पर छुरा घुसा देती है, लेकिन एलिसी की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे याद आ जाता है कि पहले वो दोनों एक दूसरे से कितना पसंद करती थी, बहनों की तरह। मिया और कैमरा पत्थर बन जाते हैं और एलिस की हीलिंग से दोनों जिंदा बच जाते हैं। लेकिन तभी सब एक गहरी आवाज सुनते हैं। जमीन से एक काली हाथ निकलता है जो कि सोल्जर्स को एक तरफ उड़ा देता है। एक आदमी सामने आता है, सब उसे खतरा समझकर देखते हैं, लेकिन सभी लोग अब तक थक चुके होते हैं। ये सोचती कि वो उस पर अटैक करे, अपना औरत छोड़ देती है, लेकिन तभी सेत्सु आसमान से उतरकर बैटलफील्ड पर आ जाता है। सेत्सु यू से कहता है कि वो पीछे हट जाए क्योंकि वो भी से संभालेगा। वो आदमी तुरंत सेत्सु को पहचान लेता है। वो हीरो कहता है उसे। वो अपना क्लोक उतार देता है और अपना औरत छोड़ देता है। दोनों एक दूसरे को चार्ज करते हैं। दूसरी तरफ रो कुछ सोल्जर्स को मार रही होती है, लेकिन तभी सेरो और मैन को वहाँ पर पहुँचते हैं। सीरो कहते हैं कि रोह बुरी नहीं है, उसे बड़ी बहन कहकर बुलाती है, लेकिन रोह हंसकर कहती है और अपने वेपन्स को फेंक देती है जो कि सीरो और मैन को आसानी से रोक लेते हैं। तभी क्रू तेज दौड़कर उन पर हमला करती है, लेकिन वो दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं और सीरो वापस से अटैक करती है, लेकिन चूक जाती है। क्रू उनका मजाक उड़ाती है, उन्हें बेकार बिल्ली कहकर बुलाती है, फिर से एक अटैक करती है, लेकिन सीरो उसके चेहरे को घायल कर देती है और क्रू तुरंत मैनको की तरफ दौड़ जाती है। सीरो एक फ्लाइंग किक मारकर उसे गिरा देती है और मैनको भी अटैक करके उसे जमीन पर दे पटकती है। सबको लगता है कि क्रू हार गई है और बहनें अपना गार्ड नीचे कर देती है, लेकिन तभी काले टेंटिकल्स जमीन से निकल के सबको बांध देते हैं। क्रू फिर से उठ जाती है और सब देखते हैं कि अब उसके एक्स्ट्रा हाथ भी निकल आए। उसके हाथ और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। क्रू अपना एक हाथ सीरो पर फेंकती है, पर सीरो उस अटैक से बच जाती है, पर वो हाथ जमीन के अंदर घुसकर आगे सीरो के सामने निकलता है और उसे जोर से धकेल देता है। क्रू हंसकर कहती कि बहनापा एक श्राप है, लेकिन सीरो कहती नहीं, तू मेरी बड़ी बहन है और ये कोई श्राप नहीं है। रुआ फिर से अपने हाथ उस पर फेंकती है। सीरो भागकर बचा लेती है और वो मैंगो के पास कूदती है और वो दोनों अपनी ताकत को जोड़कर टेंटिकल्स को तोड़ देते हैं। उनके शरीर एक हो जाते हैं और अपने सीक्रेट्स पावर का यूज करते हैं। रो फिर से उन्हें बेकार बहनें कहकर मजाक बनाती है, लेकिन वो दोनों एक पल में रुआ के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तेरे पास हमसे लड़ने का कोई मौका नहीं है। क्रू अपने एक्स्ट्रा हाथों को बुलाती है और उनसे अटैक करने लगती है, लेकिन दोनों बहनें चक्री की तरह घूमकर उसके सभी अटैक को
रोक लेती है और उसके ज्यादातर हाथ को तोड़ देती है। क्रू जमीन पर गिर जाती है लेकिन हार मानने से इनकार करती है। उसे अपने मरे हुए भाई बहन की याद आ जाती है और उन पर फिर से एक बार झपटती है, लेकिन इस बार बहनें एक ही अटैक में उसे गिरा देती है। क्रू भी होश होकर जमीन पर पड़ जाती है और बहनें अपनी असली शक्ल से लौट आती है। तभी दूसरी तरफ एक आदमी अकेला खड़ा होता है। एक बड़े ग्रुप ऑफ डीमन सोल्जर के सामने सोल्जर उसे तलवारों से मारते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो सोल्जर्स को पीछे ढकेल देता है और अपना क्लोक हटा देता है और सोल्जर्स को पीटने लगता है। वो अपने नाम बताता है विदास और सोल्जर्स को बुलाता है, आओ मुझ पर अटैक करो। उसी वक्त रोला उस पर कूदती है, उसके चेहरे पर मुक्का मारकर उसे दूर गिरा देती है, लेकिन वो हैरान होती है उसका चेहरा इतना सख्त क्यों है। रोला सोल्जर से कहती है कि वो पीछे हट जाए क्योंकि वो खुद इस आदमी से निपटेगी। विदास अपने लोहे जैसे शिकार का राज खोलता है और रोला को रगा की याद दिलाता है जो उसका पुराना आदमी होता है। गुस्से में रोला उस पर केक मारती है, लेकिन विदास पर कोई असर नहीं होता, उल्टा उसका खून बहना आ जाता है। रोला कहती है कि वो अपने बीस्टमैन प्राइड के लिए उसका सम्मान मिट्टी में मिलाने का बदला लेगी। अपने हाथों से एक जबरदस्त औरा छोड़ती है और कहती कि उसे तोड़कर ही हटेगी। विदास अपने हाथ को खोलता है और एक डार्क पार्टिकल्स हवा में छोड़ता है, बताता है कि वो अपने शरीर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। उसकी इर्द गिर्द आयरन प्लेट्स घूमने लगते हैं जो कि रोला पर बारिश करने लगती है। रोला गिर जाती है। विदास सोचते है कि अब वो खत्म हो गई है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी रोला फिर से उठ जाती है और उसका पूरा शरीर चमकने लगता है। विदास हैरान हो जाता है। रोला उसकी तरफ दौड़ती है। विदास आयरन प्लेट से उसकी आंख पर अटैक करता है, लेकिन रोला उस अटैक को झेल जाती है और उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का मार देती है। विदास को याद आता है कि बीस्ट किंग के खून का कदम अपनी लाइफ फोर्स को जलाकर आखिरी बार करता है और इसीलिए वो अपना शरीर और ज्यादा सख्त कर लेता है ताकि उसके गर्व को तोड़ सके। लेकिन रोला उस पर अपने हाथों से इतने जोर से मारती है कि उसका आर्मर टूटने लगता है। गुस्से में विदास उसके शरीर में लोहे के कांटे घुसा देता है, लेकिन रोला हिम्मत नहीं हारती। वो कांटों को तोड़ देती है और अपना घुसना उसके सीने पर मारकर रोक देती है। रोला कहती है बीस्टमैन का गर्व किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत होता है और उसके बाद वो गिर जाती है क्योंकि उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी होती है। विदास कहता है कि वो एक मूर्ख है, लेकिन उसकी मूर्खता वाला गर्व हमेशा जिंदा रहेगा, इसलिए वो उसे हील कर देता है और रोला होश में आ जाती है जबकि विदास खुद गिर जाता है। रोला हैरान होती है कि ऐसा आदमी अल्मा के लिए क्यों काम कर रहा है। तब विदास कहता है कि वो सिर्फ अल्मा के साथ इसलिए था क्योंकि उसने टोमा को ढूंढ लिया था। दूसरी तरफ सेत्सु अपने दुश्मन के साथ तलवारों से टकरा रहा होता है, लेकिन दुश्मन अपनी शैडो एबिलिटी से उसे उस जगह से नहीं हिलने देता है। तब वो सेत्सु पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तब सेत्सु उसके अटैक को रोक देता है और उसे पीछे धकेल देता है और कहता है कि उसके सामने उसकी कोई भी नहीं चलेगी। लेकिन दुश्मन सिर्फ हंसता है, कहता है कि वो अपनी जान इस फाइट में सिर्फ दांव पर लगा देगा। वो अपनी सीमा को तोड़ देता है, अपने पूरे शरीर को शैडो आर्मर से ढक लेता है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। सेत्सु उस पर कूदकर उनके कंधे पर वार करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। टोमा बताता है कि उसका शैडो आर्मर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो एक जोर से पंच मारता है, सेत्सु को दूर फेंक देता है, लेकिन सेत्सु फिर से उठकर अपनी एनर्जी छोड़ता है और अपने शैडो स्किल का यूज करके उसके सारे इक्विपमेंट को तोड़ देता है। लेकिन वो आदमी हार नहीं मानता, अपनी टूटी तलवार के साथ चार्ज करता है, जिसे देखकर सेत्सु उसे बेवकूफ कहता है, अपना अंतिम वार करता है। दूसरी तरफ टोमा उसे समझाता है कि उसके सभी साथी हार मान चुके हैं, लेकिन वो जानता है कि अब अंत की घड़ी आ गई है, इस दुनिया का पर्दा गिरने वाला है। लिवाई डेसिस के पास दौड़कर जाती है, जो कहता है कि टोमा के साथी हार चुके हैं, अब ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। लेकिन तभी टोमा आकर कहता है कि सब कुछ वैसा ही खत्म होगा, चाहे तुम जितनी बार भी कोशिश कर लो। लड़ाई होती है, लेकिन दोनों लड़कियां भी हार जाती है। सेत्सु अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन टोमा को जलन होती है कि सेत्सु उनके लिए आया। सेत्सु सोचता है कि टोमा से बात करना बेकार है, लेकिन टोमा कहता है कि जब वो दुनिया का अंत करेगा तो सिर्फ वो दोनों ही बचे रहेंगे और उनके पास बात करने के लिए बहुत ही समय होगा। सेत्सु उस पर चार्ज करता है और दोनों के तलवार टकराते हैं। टोमा पीछे धकेल दिया जाता है, लेकिन वो अपनी तलवार का रूप बदलकर उसे सेत्सु पर फेंक देता है, लेकिन सेत्सु उसे मारकर दूर फेंक देता है। तलवार इतनी सख्ती से जाती है कि महल की छत तक टूट जाती है और आसमान में क्रैक तक आ जाता है। लिवाई हैरान होती है कि दोनों कितने ताकतवर हैं, लेकिन सेत्सु टोमा से कहता है कि क्या अब तेरा वार्म अप खत्म हुआ। टोमा अपने ओरा से अटैक करता है और सेत्सु अपने आप को बचाता है, लेकिन टोमा पीछे से आकर उस पर तलवार से वार करता है। टोमा सोचता है कि क्या सेत्सु अपनी ताकत खो चुका है, लेकिन सेत्सु कहता है कि ज्यादा अकड़ मत। सेत्सु उसकी तलवार को गिरा देता है और टोमा बहुत ही हैरान होता है क्योंकि सेत्सु अब उस पर मुक्के बरसाने लगता है, लेकिन टोमा एक धक्का देकर उसे पीछे धकेल देता है। कहता है कि सेत्सु ने अपनी गार्ड को नीचे कर दिया और अब वक्त है असली खेल दिखाने का। टोमा अपनी तलवार का रूप बदलकर एक कैनन बना लेता है और फायर करता है, जैसे पहाड़ में एक बड़ा सा सुरंग हो जाता है। सेत्सु की शक्ति को देखकर वो हिला रह जाता है और वो सोचता है कि उसे टोमा को रोकना ही होगा, वरना वो फिर से यूज करेगा। सेत्सु उस पर दौड़ता है और एक जोर किक लगाता है, लेकिन दोनों आसमान में फाइट करने लगते हैं। टोमा उस पर अटैक नहीं कर पाता तो वो कैनन को गैटलिंग गन बना लेता है और सेत्सु पर
पर गोलियां बरसाता है, लेकिन सेसु अपना ग्लूटनिक समन करता है और सारी गोलियां निकल जाता है। सेसु उस पर अटैक ऑब्जर्व करने की सारी एनर्जी खुद ले लेता है और फिर वो सारी ताकत को टोमा पर छोड़ देता है। इसी बीच उसके दूसरे दोस्त भी आ जाते हैं और सेसु खुश होता है कि अब सब ठीक है, लेकिन टोमा सोचता है कि सेसु के पास हमेशा से लोग थे और वो हमेशा अकेला रह गया। टोमा अपनी पूरी ताकत को छोड़ देता है, इतनी ज्यादा कि सेसु को महसूस होता है कि इसकी शक्ति में कुछ अजीब है। टोमा अपनी अंतिम सीमा पर कूदता है, अपनी लाइफ फोर्स का बलिदान देकर अपने हथियार के रूप में एक और नए फॉर्म में बदल लेता है। अब वो अपने कैनन से सब कुछ उड़ाने लगता है और सेसु बस बचने की कोशिश करता जाता है। टोमा फैसला करता है कि अब वो सेसु के दोस्तों को निशाना बनाएगा और अपने कैनन्स को उन पर वार करता है। सेसु अपने तलवार से उस अटैक को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति काफी नहीं होती और एनर्जी उन तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके दोस्त मिलकर एक शील्ड बना लेते हैं और बच जाते हैं। सेसु तुरंत पलट कर कई तेज वार करता है जो कि टोमा के हथियार को तोड़ देते हैं और सेसु टोमा पर चार्ज करता है और एक अंतिम वार करता है। जब टोमा गिरता है तो उसके दिमाग में पुरानी यादें चलने लगती है। उसका मन नहीं मानता और वो हारने से इनकार करता है। फिर से उठता है और अपने हथियार को एक विशाल कैनन में बदल देता है। वो कैनन को फायर करता है और सेसु अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शक्ति काफी नहीं पड़ती और वो जमीन पर गिर जाता है। टोमा समझ जाता है कि उसने सेसु को हरा दिया और पागलों की तरह हंसने लगता है, लेकिन तभी सेसु को लगता है कि तुम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि उसने टोमा को डायमेंशनल मैजिक से बांध दिया होता है। टोमा अपना हथियार कंट्रोल नहीं कर पाता और सेसु अपना अंतिम स्किल एक्टिवेट करता है। जमीन टोमा के चारों तरफ उठ जाती है। टोमा घबरा जाता है, वो मरना नहीं चाहता और उसे याद दिलाता है कि सेसु को कि उसने वादा किया था कि उसका हमेशा रक्षा करेगा। टोमा कहता है कि उसका असली सपना सिर्फ सेसु के पास रहना है, लेकिन वो अंधेरे में बंध चुका है। लेकिन तभी दिखाई देता है कि उसके नेकलेस टूट गया और वो होश में आ जाता है। वो हैरान हो जाता है कि अब तक वो जिंदा कैसे। तो सेसु कहता है कि उसने सिर्फ उस तलवार से उस पर लगी हुई सिर्फ बद्दुआ को खत्म किया था, क्योंकि वो अपना पूरा वादा नहीं भूला था। टोमा महसूस करता है कि उसने बहुत ही बुरे काम किए, लेकिन सेसु कहता है कि अब उसके पास अपनी गलतियों को सुधारने के लिए समय है। हमें टोमा को जेल में देखने को मिलता है और वो सोचता है कि उसकी सजा क्या होगी। सेसु कहता है कि वो अपनी सारी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके सभी स्टूडेंट्स को उनकी असली दुनिया में भेज देगा। टोमा सोचता है कि शायद से उसकी सजा बहुत ही हल्की है, लेकिन डेजिस कहती है कि जब सेसु अपनी सारी ताकत खींच लेगा तो एक आम इंसान बन जाएगा जो कि फिर किसी को कभी तकलीफ नहीं दे पाएगा। सेसु उसे एक नए जीवन के लिए दूसरी दुनिया में जाने को कहता है ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। हम देखते हैं कि टोमा स्पेल परफॉर्म करता है और वो सारे स्टूडेंट्स अपनी दुनिया वापस चले जाते हैं। सेसु सोचता है कि टोमा खुद क्यों नहीं आया, तो टोमा कहता है कि उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित इसी दुनिया में करना है। दोनों अपनी अलग राहों पर निकल जाते हैं और सेसु एक नए सफर की तैयारी करता है। अलका उसके साथ चलना चाहती है, लेकिन थिया कहती है कि युद्ध के बाद उसके पास बहुत ही काम है। हम देखते हैं कि यू रुक गई है और जब वो हर जगह पर सेसु के साथ जाने के लिए तैयार है, दोनों निकल पड़ते हैं एक नई दुनिया के राज को ढूंढने के लिए खुश और उत्सुक होकर। एक नई दुनिया के राज को ढूंढने के लिए खुश और उत्सुक होकर कि आगे क्या होगा। लेकिन यहीं पर ये कहानी का हिस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है, मतलब कि ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।